नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक बहुलवाद या प्लुरलिज्म बहुलवाद पढ़ेंगे। बीए फर्स्ट का टॉपिक बहुलवाद पढ़ रहे हैं। आज हम संप्रभुता की विवेचना करते हुए बोधा, होब्स, हीगल, ऑस्टिन आदि विद्वानों द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादी अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है। सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं और वह सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है। इस धारणा के अनुसार राज्य की ही शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी तथा अविभाज्य होती है और मानव जीवन के सभी पहलुओं का नियमन और नियंत्रण राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है। संप्रभुता की अद्वैतवादी इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद कहते हैं। इस प्रकार बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयकर मानती है। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राजसत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, वन राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। यानी कि बहुलवाद जो है संप्रभुता की अद्वैतवादी अवधारणा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उदय हुआ और ये मानता है कि संप्रभुता असीमित नहीं है और राज्य ही व्यक्ति की भक्ति का एकमात्र जो है भक्ति का अकेला हकदार नहीं है। अन्य अनेक समुदाय हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक हैं, जो व्यक्ति के जीवन में योगदान देते हैं, तो उनके महत्व को भी स्वीकार किया जाना चाहिए और राज्य को निरंकुश सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। कुछ विचारक हुए हैं जिन्होंने बहुलवाद को परिभाषित किया है। लिंड से लिखते हैं, परिभाषा देते हुए कहते हैं, यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। तथ्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। लास्की परिभाषित करते हुए लिखते हैं, समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। एक अन्य विचारक हैं बारकर, परिभाषित करते हुए कहते हैं, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। तो ये राज्य की संप्रभुता या एकत्ववादी अवधारणा का विशेष तौर पर विरोध करने वाला सिद्धांत है और अन्य समुदायों के महत्व को भी और बहुलवाद को स्वीकार्य करता है। अब पढ़ते हैं बहुलवाद के सिद्धांत क्या हैं। बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिसमें पहला आता है राज्य केवल एक समुदाय है। बहुलवाद का पहला सिद्धांत है कि राज्य केवल एक समुदाय है।
आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तथा नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भांति ही एक समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मानवीय जीवन की आवश्यकताएं बहुमुखी होती हैं और राज्य मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसी के कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी उपयोगी अस्तित्व है। राज्य का कार्य मुख्यतः जीवन के राजनीतिक पहलू से संबंधित है और बहुलवादियों के अनुसार उसे अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए, जिससे अन्य समुदाय स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का यथेष्ट विकास कर सके। इस प्रकार बहुलवाद इस बात का प्रतिपादन करता है कि अन्य समुदाय राज्य के ही समकक्ष हैं और राज्य के समान ही ये समुदाय भी अपने क्षेत्रों में पूर्ण शक्तिशाली होने चाहिए। इसीलिए एक विचारक हुए हैं मैटलैंड, कहते हैं राज्य भी इन्हीं समुदायों में से एक है। तो पहला इसका सिद्धांत आता है कि राज्य केवल एक समुदाय है। दूसरा है बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य और समाज को एक नहीं मानते, वे उन्हें विभिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुलवादियों के अनुसार फासीवादी विचारकों का यह कथन गलत है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। बहुलवाद राज्य को अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय मानता है और समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक व्यापक संगठन बताता है। राज्य समाज का एक ऐसा अंग मात्र है जो उद्देश्य और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समाज का सहगामी नहीं हो सकता, यानी वह समाज को व्यापक और राज्य को उसका एक अंग मानता है और राज्य और समाज में अंतर करता है। तीसरा सिद्धांत है बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवाद ऑस्टिन आदि की असीमित संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यह असीमित संप्रभुता का खंडन करता है और आंतरिक व बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में संप्रभुता को सीमित मानता है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्रकृति तथा नागरिकों एवं समुदायों के अधिकारों से सीमित होती है तथा बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित है। इसीलिए एक विचारक हैं बर्नसली, कहते हैं राज्य सर्वसत्तावान नहीं है क्योंकि वह बाहरी क्षेत्र में अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित है और आंतरिक क्षेत्र में वह स्वयं अपनी प्रकृति तथा अपने नागरिकों के अधिकारों से सीमित है। तो तीसरा सिद्धांत आता है कि बहुलवाद नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करता है। चौथा है बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। बहुलवादी संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत
कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। इस संबंध में फ्रांसीसी विचारक डिग्विट और डच विचारक क्रैब के विचार उल्लेखनीय हैं। डिग्विट के अनुसार विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्णकालिक होती है। विधि के बिना सामाजिक एकता या संगठन या मनुष्यों का एक दूसरे पर निर्भर करना संभव नहीं है। राज्य का व्यक्तित्व एक निरी कल्पना मात्र है। विधि राज्य को सीमित करती है, राज्य विधि को सीमित नहीं करता, डिग्विट कहते हैं। और क्रैब कहते हैं, क्रैब ने भी इसी प्रकार के विचार रखे हैं। कहते हैं क्रैब एकमात्र विधि को ही संप्रभुता स्वीकार करता है, विधि को ही संप्रभुता स्वीकार करता है जो राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। यह विधि ही राज्य को संगठित करती है, न कि राज्य विधि को। तो बहुलवाद ने कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च माना है। 5वां है बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। विकेंद्रीकरण में, केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण में इनका भरोसा है। बहुलवाद आदर्शवादी दर्शन की भांति केंद्रीय राज्य में विश्वास नहीं करता, वरन यह विकेंद्रीकरण को ही राज्य की वास्तविक उपयोगिता का आधार मानता है। बहुलवाद के अनुसार स्थानीय समस्याएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और इन स्थानीय समस्याओं का समाधान शक्ति के केंद्रीकरण की पद्धति से नहीं किया जा सकता। बहुलवादियों के विचार से राज्य को चाहिए कि अपनी केंद्रित सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर विकेंद्रित करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दे और इस प्रकार एक संघात्मक सामाजिक संगठन की स्थापना की जाए और इस प्रकार का संघात्मक सामाजिक संगठन ही मानवीय जीवन की बहिर्मुखी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो बहुलवाद पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण में भरोसा करता है और कहता है स्थानीय स्तर की समस्याएं स्थानीय लोगों द्वारा ही संभव हो सकती हैं, इसलिए केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 6वां इसका सिद्धांत है बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। बहुलवाद राज्य की निरंकुश सत्ता का तो खंडन करते हैं, किंतु अराजकतावाद या साम्यवाद की भांति वे उसको समूल नष्ट करने के पक्ष में नहीं है। राज्य का अंत करने के स्थान पर वे राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। एक बहुलवादी समाज में राज्य का स्वरूप और महत्व वैसा ही होगा जैसा कि अन्य संघों और संस्थाओं का। बहुलवादी अन्य संघों की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देने को तैयार है, क्योंकि राज्य के द्वारा संघों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाएगा, किंतु वे राज्य को उस उग्र और निरंकुश रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है जिसका प्रतिपादन एकत्ववादी विचारकों ने किया था। यानी बहुलवाद अराजकता का भी समर्थन नहीं करता और निरंकुश सत्ता का भी समर्थन नहीं करता। बहुलवाद राज्य को बनाए रखना चाहते हैं और उसका उद्देश्य होगा संगठनों के मध्य जो पारस्परिक विवाद उपस्थित होंगे उनका समाधान करना, लेकिन राज्य निरंकुश नहीं होगा, निरंकुश सत्ता का वो समर्थन नहीं करते। आगे का सिद्धांत आता है बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है। जनतंत्रात्मक विचारधारा है। बहुलवाद राज्य के वर्तमान रूप का विरोधी होने पर भी जनतंत्रात्मक प्रणाली का विरोधी नहीं है। बहुलवाद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसात्मक प्रणाली को स्वीकार नहीं करता। प्रारंभ से लेकर अंत तक उसका विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व
तथा गुप्त मतदान में है। तो वास्तव में बहुलवाद का उद्देश्य तो सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है जिसमें शासन व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो। प्रभुसत्ता के अन्य संघों में समान वितरण को वे जनतंत्रात्मक प्रणाली का प्रतीक मानते हैं, यानी अधिक जनतांत्रिक है। एक तरह से कहें तो बहुलवाद अधिकाधिक सत्ता के वितरण और विकेंद्रीकरण में इनका भरोसा है, तो जनतंत्रात्मक विचारधारा है, एकाधिकारवादी नहीं है। और जो मुख्य आगे का इनका सिद्धांत आता है, बहुलवाद व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में इनका जोर है। बहुलवादी विचारक GDH कोल प्रजातंत्र में व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विशेष समर्थक है। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अनुचित और दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर चुने गए व्यक्ति वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधित्व की वही पद्धति उचित कही जा सकती है जिसका आधार व्यवसाय हो। एक कृषक के हित का प्रतिनिधित्व उसके पास रहने वाला वकील अच्छे प्रकार से नहीं कर सकता, जितना कि दूर स्थित क्षेत्र का निवासी एक कृषक जो उसकी कठिनाइयों को समझता है। इसी कारण बहुलवादियों के अनुसार चुनाव क्षेत्र व्यवसाय के आधार पर ही निश्चित किए जाने चाहिए। तो बहुलवादी जो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर व्यवसाय के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो आज हमने बहुलवाद के सिद्धांत को पढ़ा और बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत जो हैं, बहुलवाद की परिभाषाएं क्या हैं, जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।